तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और हम लोग ने डिस्कस किया था प्रीवियस पेपर ऑफ SBI क्लर्क जो कि था 2021 का, इससे पहले। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है 2022, इसका मतलब 2022 में जो पेपर आ चुका है उसकी आज हम लोग बात करेंगे। तो भाई यहाँ पर तैयार हो जाइए क्वेश्चंस हमारे साथ सॉल्व करने के लिए, और देखते हैं आपको अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करना है कि आप कितना कर पाते हैं लिमिटेड टाइम में। क्योंकि एग्जाम में सभी को पता है कि 30 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन टाइम जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ अगर इक्वली डिवाइड करें तो सिर्फ 20 मिनट मिलता है। 20 मिनट में आपको करना होता है 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, और ये हम बात करें प्री एग्जाम की। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पेपर की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर पहला टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखें, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है दोस्तों कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कई बार पढ़ते वक्त बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ अगर मान लो आपको लगता है कि मैं पैसेज पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दूंगा तो कोई बात नहीं, आप आगे आ सकते हैं, जल्दी से आप बढ़ सकते हैं और शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चंस आ गए भाई, जहां से पैसेज खत्म हो रहा है वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्योंकि भाई हमें नंबर लाने से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं कि हमने कौन सा क्वेश्चन किया, इजी किया या बहुत डिफिकल्ट किया। तो हमारे लिए जो इजी है उसको पहले हमें खोजना पड़ेगा और देखेंगे जो भी आपको इजी लगता है आप उसको पहले सॉल्व कर लोगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा आपको लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा लिखा है कि जो चीजें बोर्ड में लिखी हुई हैं उसको आपको रिप्लेस करना है। तो अब यहां पर आप देखें कि बोल्ड जो है यहां पर हमारे पास बोल्ड हो गया, ये अलग कलर में लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि यहां पर हमने लिखवाया है इसको, यहां पे येलो से लिखा हुआ है और यहां पर देखें व्हाइट से लिखा हुआ है। क्या होता है एग्जाम में, भाई एग्जाम में कलरफुल तो लिख के नहीं आएगा ना, एग्जाम में क्या होता है ना कि जो भी पार्ट को आपको रिप्लेस करना होगा, ये बेसिकली है क्या, फ्रेज रिप्लेसमेंट या इंप्रूवमेंट। तो जो भी पार्ट को आपको रिप्लेस करना होगा उससे आपको पढ़ना पड़ेगा कि वो सही होगा या गलत होगा। अगर कोई इंप्रूवमेंट है ऑप्शंस में से देखकर लिख देंगे। अगर आपका आंसर ये आता है कि सर कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत या रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली ई वाले ऑप्शन को टिक करके चले आएंगे, नो रिप्लेसमेंट नीडेड। तो अब यहां पर जो बोल्ड होना चाहिए वो होना चाहिए इस पार्ट को। भाई एग्जाम में जब आएगा ना कलर्ड फॉर्म में तो आता नहीं है, तो बोल्ड जो है एरिया वो यहां से लेकर यहां तक होगा। अब इसको आपको देखना पड़ेगा रीडिंग थ्रू द सेंटेंस, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस को इतना पढ़ लो बस उसके बाद आंसर टिक कर दो। पूरा का पूरा आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और उसके मतलब को ही समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में बात क्या हो रही है। तो लिखा है, बिकॉज द मैन इज एंग्री ऑन द टीचर ही रोट ए कंप्लेनिंग लेटर टू द प्रिंसिपल। अब उसने लिखा, ठीक है, यानी कि बात हो रही पास्ट की, एंग्री है इसलिए लिखा नहीं, यहां पर तो बात पास्ट की ही होनी चाहिए क्योंकि आगे वाला सेंटेंस जो हमारे पास है वो क्या लिखा, ही रोट ए कंप्लेनिंग लेटर। तो अब और साथ ही साथ एक चीज और देखिए, एंग्री ऑन द टीचर, क्या होता है कि जो एंग्री वर्ड होता है ना इसके साथ दो तरीके की प्रीपोजिशन जाती है। अगर आप एंग्री है किसी पर्सन के साथ तो आपको विद लगाना होता है, और अगर आप एंग्री है किसी चीज से तो आपको एट लगाना पड़ता है। इन द सेम मैनर अगर हम बात करें अग्री की, मतलब सहमत होना, तो अग्री विद द पर्सन है तो विद लगा दिया, और किसी चीज पर है तो एट नहीं, यहां पर टू लगता है, अग्री टू प्रपोजल वॉट एवर द थिंग इज। तो अब हमने देखा कि यहां पर भाई एंग्री के साथ विद जाता है, तो एंग्री के साथ विद कहां पर है, देखे भाई यहां पर है, और कहां पर है, ये हो गया, ये हो गया विद। अब हमें देखना पड़ेगा क्या हमें प्रेजेंट में रखने की जरूरत है या पास्ट में रखने की जरूरत है। तो क्योंकि वो एंग्री था इसलिए उसने लिखा, बात तो पास्ट की हो रही है ना, तो जब बात पास्ट की हो रही तो पास्ट में ही रखें, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज द मैन वॉज एंग्री विद द टीचर। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग टिक करके चले आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर हो रहा होगा कि हमने यहां पर विद क्यों लिखा, क्योंकि एंग्री के साथ विद आता है इन केस ऑफ पर्सन इज गिवन, और साथ ही साथ क्योंकि यहां पर लिखा रोट, उसने लिखा, इसका मतलब सेंटेंस शुरू भी होना चाहिए किसमें, पास्ट में, क्योंकि पास्ट की ही पूरी बात यहां पर चल रही है। तो उम्मीद है दोस्तों यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। आप कहोगे सर आप भी तो इतना वक्त ले रहे हो, नहीं मैं तो आपको समझा रहा हूं ना, कि अगर मुझे करना होता तो मैं इतना ज्यादा नहीं समझाता, मैं सीधे से यहाँ पे देखता कि यहाँ प्रिपोजिशन क्या जाएगा और उसके बाद टिक कर देता, या कौन से पास्ट, कौन से में होगा, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा। तो आपको क्वेश्चन करने से मतलब है, जल्दी करने से मतलब है, क्योंकि हम यहाँ पर समझा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी चीज है कि आपको अंधी नहीं लगानी, बल्कि आपको जो आता है पूरी विधिवत तरीके से दिमाग लगा के आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ताकि
जितने भी आप क्वेश्चन करके आए, हम ये नहीं कह रहे कि आप 100 में 100 पूरे करें, अगर आप 70 भी करके आते तो 70 के 70 पूरे सही होने चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कंज्यूमर्स हैव फॉरगेट अबाउट द प्रोडक्ट। तो पहले तो हमें फ्रेज रिप्लेसमेंट जहां पर भी आए बच्चों, ये ध्यान यहां पर देना है कि हमें ये देखना है, पहले ये पता लगाना है कि इसमें एरर है या नहीं है, यानी ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसको वाकई रिप्लेस करने की जरूरत है कि नहीं, मतलब इसमें क्या गलती है जो पहले से लिखा हुआ है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब यहां पर देख सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए हैव आया, यहां तक तो इसने कोई भी गलती नहीं की है, लेकिन आगे जो इसने लिखा हुआ है फॉरगेट, फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म होती है भूल जाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट और थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। अब देखना पड़ेगा फॉरगॉटन कहां पे लिखा हुआ है। तो अब यहां पर तो हैज है भाई, ये नहीं आ सकता क्योंकि कंज्यूमर्स क्या है, प्लूरल है। तो अब हमारे पास यहां पर हैड है, लेकिन बात यहां पे हम क्यों ले जाएं पास्ट की तरफ, राइट। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि सर यहां तो मूव लिखा हुआ, हमें ये देखना पड़ेगा सेंटेंस किस चीज में स्टार्ट हो रहा है। ए फॉल इन डिमांड इज इनफ टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट कंज्यूमर्स हैव भूल चुके हैं अबाउट द प्रोडक्ट एंड मूव हो चुके हैं ऑन टू द अदर प्रोडक्ट। अब यहां पर आप ये मत सोचो कि सर यहां पर मूव्ड लगा हुआ पास्ट इंडेफिनिट, नहीं भाई, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो हैव आया है ना, ये वर्ब, आपको पता होना चाहिए कि हैज हैव प्रेजेंट की बात में करता है, लेकिन उसमें भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। इसको देख के कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये प्रेजेंट का ही सेंटेंस हमारे पास पूरा लिखा हुआ है, और जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो अब यहां पर क्या लगाना, हैव फॉरगेटन अबाउट द प्रोडक्ट, यानी कि यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन सही जाएगा वो जाएगा सी वाला। ठीक है भाई, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं, आपको नहीं होना चाहिए। मैंने पहले बता दिया कि जैसे कि प्रीवियस वाले सेंटेंस में आपने देखा था कि आगे एक वर्ब आई थी सेंटेंस में, जैसे कि यहां पर देखें आगे एक वर्ब आई थी आपके सेंटेंस में एंड ही रोड, यहां पर देख सकते हैं कि सेंटेंस अलग है, लेकिन यहां पर सेंटेंस अलग नहीं है, यहां पर वही सेंटेंस की बात हो रही है कि भूल चुके हैं अबाउट द प्रोडक्ट और मूव कर चुके हैं, यानी कि वही सेम सब्जेक्ट हमारे पास है और सेम वर्ब का यूज किया गया है जो कि थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहां पर हैड लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ हैव से ही हम लोग काम चला लेंगे यहां पर। क्योंकि होता है क्या है ना, अगर कोई सेंटेंस हम इजीली फॉर्म में अगर प्रेजेंट में बात कर सकते हैं तो जबरदस्ती पास्ट की तरफ उसका टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है जब तक उसमें रिक्वायरमेंट ना हो, यानी कि बहुत ही आवश्यक ना हो। अगर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर यहां पे नहीं करेंगे, हैड नहीं लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। इसलिए इस प्रेजेंट के टेंस को हमें पास्ट में ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर आएगा सी वो हमारा सही आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई, यहां पर एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। अब समझ में ये आ रहा है कि एक सेंटेंस लिखा हो, यहां पे ब्लैंक है, तो बहुत ज्यादा लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई एक वर्ड आएगा, हमारे पास ऐसा भी नहीं कि 2-4 वर्ड लिखे हों या उसमें पूछे कि हाँ एक टाइप के वर्ड आएंगे, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड आएंगे, या एक ही वर्ड आएगा जो अलग अलग मीनिंग देगा, ऐसा कुछ भी यहां पर लिखा नहीं। एक ही वर्ड है तो यहाँ पे एक ही वर्ड फिल करना है, तो बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सीधे सीधे हम पढ़ते हैं। कहने के चाह रहा है कि जेफ एक आदमी है, कोई इंसान है, faced many hardships in life but he always found a way to be क्या। अब यहां पर जैसे मैंने कहा ना, to be happy, to be sad, इसका मतलब यहां पर जो भी आएगा वो एक एडजेक्टिव होगा। अच्छा, अब यहां पर देख रहा है कि फेज मैनी, बहुत सारी मुश्किल उसकी लाइफ में आया, लेकिन उसने एक लिखा ना, ही ऑलवेज फाउंड ए वे, उसने एक राह पाई है क्या होने की। अब यहां पर क्योंकि नेगेटिव पार्ट की बात कर रहा था कि उसने बहुत ज्यादा हार्डशिप, यानी उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफें आई, लेकिन उसने क्या पाया होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहां पर होगा। तो अब यहां पे लेथार्जी कह नहीं सकते क्योंकि ये तो भाई आलस होता है। ग्लूमी का मतलब अगेन बहुत ज्यादा दुख होता है, ग्लूमी। डेस्परेट का मतलब भी यही होता है कि हम लोग कोई, देखो भाई क्या होता है ना, हम लोग टोन जरूर चेक करें, टोन। डेस्परेट का मतलब होता है कोई अगर अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या है, नेगेटिव है, और इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि इसका मतलब होता है कोई चीज स्प्रेड करना। तो अब हमारे पास एक ही चीज, एक ही वर्ड बचता है यहां पर, जो क्या है, रेजिलिएंट, जिसका मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल। यानी कि अगर कोई इंसान, यानी कि बहुत अगर दुख भी है तो बहुत ज्यादा चेंज ना हो, बहुत ज्यादा ये नहीं कि रोने लगे और फिर उसके बाद डिमोरलाइज हो जाए और कहते हैं कि अब तो हम तैयारी नहीं करेंगे एग्जाम की, हम छोड़ देते हैं क्योंकि मेरा 2-3 बार सिलेक्शन नहीं हो चुका है। नहीं, डटे रहना है, फ्लेक्सिबिलिटी कायम रखनी है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिलिएंट बोलते हैं, और यही ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट
सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ बढ़ते हैं। यहां के लिखा है, आप भी करने की कोशिश करें, विद दिस रेनफॉल वी माइट गेट फ्लडेड आउट। यानी कैसी रेनफॉल हो रही है जिससे हम बाढ़ आ सकती है, बताएं। इरिवर्सिबल का मतलब होता है, अब बच्चों यहां पर आप सोच रहे होगे कि सर ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं हमें मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन देखो भाई वोकैबुलरी थोड़ी बहुत तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर कुछ कॉमन वर्ड्स के मीनिंग भी आपको नहीं पता होंगे तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या वर्ड आएगा ये नहीं क्लियर कर पाओगे। रीजन क्या है कि अगर हम ये भी यहां पर देख लें कि यहां पर एक एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा या वर्ब आएगा, तो है तो सारे के सारे यहां पर नाउन लिखे या एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखे, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है कि टोन भी हमें पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव टोन का वर्ड आएगा या नेगेटिव टोन का वर्ड आएगा, और टोन के बाद भी हमें ये वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, थोड़ा सा एक नहीं एक फीलिंग आनी चाहिए कि भाई इसका मीनिंग ये होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ऐसी रेनफॉल की बात नहीं करेगा जिसको रिवर्स ना किया जा सके। इनडेसिसिव का मतलब होता है जिसका कोई रिजल्ट ना आ सके। एमिबल का मतलब होता है फ्रेंडली। डोरमेंट का मतलब होता है जो अपनी जगह से ना हिले। जबकि इंसिस्टेंट का मतलब होता है जो लगातार हो, रेगुलर हो। इसको हम लोग याद कर सकते हैं कांस्टेंट से। कांस्टेंट कोई चीज होती है ना, कांस्टेंट का मतलब बिना रुके चल रही, कांस्टेंट है वो, है ना। तो यहां पर इंसिस्टेंट का मतलब एक तरीके से हम रिलेट कर लेंगे कांस्टेंट रेनफॉल के तौर पर, तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स is the plant has a pungent smell। pungent का मतलब होता है थोड़ी सी कसैली, कड़वाहट वाली, जैसे सरसों के तेल में होती है। The plant has a pungent smell which makes it very to bees। मधुमक्खियों के लिए क्या बनाता है, आपने देखा होगा ना। अब मधुमक्खियों को पसंद आता है या नहीं आता है सर, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और कहेंगे कि भाई आपने देखा होगा जो बीज होती है, मधुमक्खियां होती हैं, वो क्या करती हैं, पेड़ों की तरफ या पौधों की तरफ, फूलों की तरफ आकर्षित होती है और वहां से रस लेकर आती हैं। तो ये तो आपको पता है ना। तो अब यहां पर एक ऐसा ही वर्ड जाना चाहिए कि जो कि अट्रैक्ट करता है बीज को अपनी तरफ। तो अब यहां पे वेलिएंट तो आ नहीं सकता। विगोरस का मतलब क्या होता है? विगोरस का मतलब तो शक्तिशाली होता है ना। जैसे रोबस्ट हो गया, जैसे यहां पे रोबस्ट भी लिखा हुआ है, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। डिफ्यूजिव का मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड करना, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। अब हमारे पास बचता है क्या? अपीलिंग। और अगर आप सारे वर्ड की मीनिंग ना भी पता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर एक वर्ड हमको मिल गया जो चाहिए था कि द प्लांट हैज ए पंजेंट स्मेल विच मेक्स इट वेरी, क्या बनाता है? अपीलिंग बनाता है। यानी कि हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए था जो इसका मीनिंग दे सके, क्या? अट्रैक्शन का मीनिंग दे सके। तो अट्रैक्शन का मीनिंग यहां पर कौन दे रहा? अपीलिंग। तो ये वर्ड हमारे पास सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द थर्मोस्टेट डज नॉट the temperature properly, it may not trigger the heating unit। अगर कहना ही चाहता है कि अगर थर्मोस्टेट जो लगा हुआ है वो सही तरीके से जांचता नहीं है टेम्परेचर क्या है, तो वो शायद हो सकता है ट्रिगर ना हो। जैसे कई चीजें होती है ना, कई ऐसे टूल्स होते हैं कि जो एक निश्चित उनको टेम्परेचर मिलेगा या निश्चित लाइट मिलेगी तब वो वर्क करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा वर्ड जा सकता है? रैम्बल का मतलब होता है पता है, वॉक करना इधर उधर। ट्रांजिट तो पता है, एक जगह से दूसरी जगह। फ्लश का मतलब जैसे हम लोग फ्लश कर देते कोई चीज। और रिजिग का मतलब होता है जैसे जिक्सॉ आपने खेला होगा, उसमें पजल हो जाता है, चीजों को इधर उधर कर देते हैं, फिर से फैला देते हैं, बना देते हैं, वो रिजिग हो गया। तो अब मापने के लिए किसी चीज को या रीडिंग नोट डाउन करने के लिए हम लोग हमेशा इस वर्ड का यूज करते हैं, गेज। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारे पास सही चला जाएगा, राइट है। उसके बाद अब यहां से क्या करना है बच्चों, ये हमें पढ़ना पड़ेगा कि अब जैसा कि यहां पर मेंशन है कि नो एरर, है ना, यानी कि स्पॉटिंग एरर वाला क्वेश्चन है। और ऑप्शन पे देखो, डायरेक्शन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट ना करें। आप देखिए किसी एक पार्ट में एरर होगा तभी तो इसने ऑप्शन ए बी सी डी अलग अलग दिए, नहीं तो ऐसे लिखता ए एंड बी, ए बी एंड सी, ऑल,
या एवरीथिंग इज फाइन, ऑल करेक्ट, ऐसे करके ऑप्शन लिखता। लेकिन क्योंकि इसने ए बी सी डी नो एरर लिखा है, इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि एक ही पार्ट में एरर होगा, क्योंकि यहां पर लास्ट में क्या लिखा है, नो एरर। तो डायरेक्शन पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वही लोग स्किप कर सकते हैं जिन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन पहले कर रखे हो। वो देखते ही समझ जाएंगे किस टाइप का क्वेश्चन है और तुरंत क्वेश्चन पे आ जाएंगे, करना शुरू कर देंगे। और बाकी लोग जो पहली बार एग्जाम बैठ रहे होंगे वो डायरेक्शन ही पढ़ते रह जाएंगे। इसलिए बच्चों तैयारी करना बहुत जरूरी होता है, स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी होता है एग्जाम, किसी भी एग्जाम से पहले। और हर एक एग्जाम की अलग अलग स्ट्रैटेजी बनती है। कोई ये कहे कि अरे सर हम तो तैयारी कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं हम, तो जो हमने पढ़ा है वो सारे एग्जाम में काम आएगा, नॉलेज तो कहीं वेस्ट होती नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही होता तो आप सोचो कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का मैच होगा तो वो अलग स्ट्रैटेजी बनाएगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में कुछ उलटफेर आ जाता है, ट्रेविस हेड खेलने लगते हैं, तो अब हो सकता है कि जो हमने रणनीति बनाई थी पहले वो अब यहां पर काम ना करे, क्योंकि एक कोई दूसरा बल्लेबाज या बॉलर ऐड हो चुका है, तो उसके हिसाब से हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो ये है पेपर एसबीआई का, अगर तो एसबीआई के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आप हर एक एग्जाम से नहीं कर सकते इसको। अब यहां पर देखना है कि कौन से पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर है, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि एसबीआई इतना आसान कब से देने लगा। खैर आया है, क्योंकि 2022 का पेपर है ये, प्री का। अभी हम लोग बच्चों प्री पे फोकस कर रहे हैं, और जैसे ही आप प्री क्वालिफाई कर ले जाओगे मुझे कमेंट बॉक्स में हम लोग को, हमारी टीम को जरूर बताना। तो हम लोग बहुत जल्दी मेंस का बैच भी ले आएंगे, उसको भी शुरू करेंगे, और आप हमारे साथ मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। उसमें हम लोग लेवल और बढ़ा देंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मेंस में। द हॉस्पिटल हैज रिसीव लिखा हुआ है ए पार्ट में, यहां से हमने पढ़ना शुरू किया। पहला पार्ट क्या है, ए पार्ट है, और यहां पर देख सकते हैं द हॉस्पिटल इज द सब्जेक्ट हियर, हैज आया है यहां पर। और हैज तो भाई हैज हैव हैड आता है, तो अगर कोई भी वर्ब आगे आती है ना, रिसीव लिखा हुआ है, तो वो अपने थर्ड फॉर्म में होगी। अगर थर्ड फॉर्म में होगी तो यहां पर क्या होना चाहिए, रिसीव्ड होना चाहिए। इसका मतलब ए पार्ट में गलती है, ए वाला टिक करके चले आएंगे। क्या गलती थी, हैज के साथ रिसीव्ड आएगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्यभट्ट नोटेड दैट द लिमिनोसिटी का मतलब होता है प्रकाश, लिमिनोसिटी ऑफ द मून एंड द अदर प्लैनेट्स आर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां पर कोई भी एरर ना हो, लेकिन मैं बता दूं जो लगता है वो आमतौर पे होता नहीं है, जो दिखता है वो वैसा हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चलो चेक करते। आर्यभट्ट ने नोट किया दैट द लिमिनोसिटी, इसका मतलब ये हुआ यहां पर जो सब्जेक्ट है, जो आगे बात हो रही है वो इसकी हो रही है, प्रकाश। किसका है वो, ऑफ द मून एंड अदर प्लैनेट्स। जो प्रकाश है वो किसका है, मून का है और अदर प्लैनेट्स का है। वो किस वजह से है, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, सनलाइट की वजह से। क्या है, अरे उसका चमकना, उसका प्रकाश है। इसका मतलब बात तो इसकी हो रही है, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो भैया यहां पर आंख बंद करके प्लैनेट्स देखते हुए, आपको लग रहा है ना प्लूरल है, नियरेस्ट है कोई चीज लिखी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब लगा, तो नहीं, नियरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब जाता है। तो यहां पर बात क्योंकि इसकी हो रही है, इस वर्ड की हो रही है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहां पर आर की जगह इस हो जाएगा। और हम देखेंगे कौन से पार्ट में लाई करेगा। ए पार्ट में नहीं लाई करेगा, बी पार्ट में नहीं लाई करेगा, इवन सी पार्ट में भी लाई नहीं करेगा, सॉरी हाँ सी पार्ट में लाई कर जाएगा। देखो ए यहां तक है, बी यहां तक है, और सी ये पूरा यहां पर आके खत्म होता है। इसका मतलब सी पार्ट में एरर चला जाएगा। डी तो यहां शुरू हो रहा है, राइट। तो सी पार्ट में एरर है, सी टिक करके चले आएंगे। इसको बहुत सावधानी से करना होता है कि हमने सोच लिया जल्दी जल्दी, क्या होता है ना कि हमने देख लिया ये सी पार्ट में, डी पार्ट में कर रहे हैं, यहाँ ए में, ये डी में पार्ट में होगा। नहीं, ऐसा नहीं, आपको देखना है कि कौन सा पार्ट में है, सोच समझ के आंसर लगाना है, पता चला एक नंबर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेनबोज कैन बी ऑब्जर्व्ड whenever there are water drops in the air and sunlight shining। ये भी बच्चों बहुत आसान है, सेंटेंस पढ़ते ही समझ में। अच्छा, कई बच्चे क्या करेंगे ना, कहेंगे हमने तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, हमने बहुत मेहनत की है, 10-10 घंटे डेली पढ़ते थे तब जाके एग्जाम दे रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, जोश में आ जाएंगे बहुत ज्यादा।
तो क्या कहेंगे कि एक एरर तो मिल गया है यहाँ पर, हम नहीं मानेंगे, हम तो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, चाहे मिल जाए चाहे ना मिल जाए कोई बात नहीं, हम पूरा सेंटेंस समझेंगे और देखेंगे कि भाई एग्जाम में सेंटेंस वो कौन सा था, उसका मीनिंग क्या था। बाकी जब एग्जाम होगा बच्चों से बात करेंगे, बच्चों को बताएंगे देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ था उसमें तुमने क्या लगाया। अरे भाई उससे आपको कोई मतलब नहीं, बताने के लिए थोड़ी यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। जैसे ही आपको एरर मिल जाए बढ़ जाओ आगे, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेनबोज कैन बी नहीं हो सकता, रीजन क्या है कि बीन बनता है बी से, बी फॉर्म होता है किसका, इज एम आर का, कुछ होना, और बी की सेकंड थर्ड फॉर्म बीन होती है। बी से क्या बनेगा, सेकंड थर्ड फॉर्म में बीन बनेगा। और जब हम लोग इसके आईएनजी फॉर्म की बात करेंगे तो बीइंग बनेगा, राइट। एक ही बार लिख देते हैं, हम इसकी आईएनजी फॉर्म की बात करेंगे तो बीइंग बन जाएगा। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की बात करेंगे जो बीन होगा, फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे तो बी होगा। तो ये है मॉडल वर्ब। कैन हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, तो आप बता सकते हो कि पहली फॉर्म आती है सर, तो बी की पहली फॉर्म तो बी ही होती है, तो यहाँ पर बीन लगाने की जरूरत नहीं है, कैन बी हो जाएगा। रेनबोज कैन बी ऑब्जर्व्ड, राइट। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ए वाला, ए पार्ट पे लाई करता है, राइट। टेक कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या पिटारे में है। इंद्रप्रस्था वॉज वन ऑफ द 5 प्लेस डिमांडेड। अरे भाई इसमें कुछ करना ही नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना। मैंने कहा था ना बिना रूल रेगुलेशन जाने भी आप सेंटेंसेस कर सकते हो, दिमाग लगाकर सिंपली लॉजिक लगाओ। जैसे आप तर्क शक्ति का यूज करते हो रीजनिंग में, उसी तरीके से रीजनिंग यहां पर भी लगाओ कि यहां पर बात हो रही है वन ऑफ द 5 प्लेस, 5 प्लेस में से एक। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप वन की बात करते हो ना, वन की बात तब करोगे इनमें से एक, जब इनमें यानी कि एक से ज्यादा होंगे, तभी तो आप उनमें से एक की बात करोगे। मैंने कहा कि मेरे दोस्त में से एक या मेरे दोस्तों में से एक, क्या सही है, मेरे दोस्तों में से एक। इसका मतलब कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है ना वो अपने प्लूरल फॉर्म में होना पड़ेगा, उसको मस्ट है। तो वन ऑफ द 5 प्लेसेस हो जाएगा, वन ऑफ द 5 प्लेसेस। और सिंपली ऐसे भी देख सकते हो कि यहां पर 5 लिखा हुआ है तो प्लेस तो हो ही नहीं सकता, एक से ज्यादा काउंटेबल नाउन, ऐसे यस लगाना पड़ेगा। सो वन ऑफ द 5 प्लेसेस, राइट। तो कौन से पार्ट में ये लाई कर रहा है सर, ये लाई कर रहा है बी पार्ट में, तो हमने लगा दिया बी। ठीक हो गया भाई। चलो भाई कितने नंबर आ गए मेरे, काउंट करते रहिए, आपको कितने नंबर आ गए, कितने टाइम में। अच्छा टाइम अभी मत देखिए, टाइम आप तब देखिएगा जब खुद से एक मॉडल पेपर खुद से सॉल्व करिएगा, तब आप एक वॉच ले लीजिए, होगी घर में, नहीं है तो मोबाइल से स्टॉप वॉच करके देखिएगा कि आप 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के कितने मिनट में कर पा रहे हो, कितने मिनट में सारे सही कर पा रहे हो, और कितने कर पा रहे हो, मतलब क्या 20 कर पा रहे हो, 15 कर पा रहे हो, 10 ही कर पा रहे हो। मैंने आपको तरीका बता दिया कि पहले अगर पैसेज आ जाता है तो पहले पैसेज को नहीं छूना है। अगर आपका जो पैटर्न है यानी कि सिस्टम है अलाउ ये करता है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हो, बाद में प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हो, तो बेहतर यही है, दिमाग इसी में लगेगा कि हम पहले आसान आसान चीजों को पकड़ के मार दें और जो मुश्किल है उनको बाद में करें, राइट, अगर टाइम बचता है तो। क्योंकि आसान किया तब भी एक नंबर, मुश्किल किया तब भी एक नंबर मिलेगा। आपको कोई अवार्ड नहीं दिया जाएगा कि इन्होंने जितने क्वेश्चन किए हैं सब मुश्किल वाले किए तो इनको अवार्ड दिया जाता है, इनका प्लेसमेंट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ अवार्ड जरूर मिलेगा इनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज डिजर्ट्स आर एक्सपेंडिंग व्हाइल हीट वेव्स आर बिकमिंग मोर कॉमन। तो उम्मीद है कि समझ में आ ही रहा होगा। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज डिजर्ट्स, मरुस्थल जो है वो एक्सपेंड बढ़ रहे हैं, जबकि हीट वेव्स जो है, हीट वेव्स आर लगा है, क्या हो रहा है, आर के बाद बिकमिंग हो रहे हैं मोर कॉमन्स। कैसे आ गया भाई, कॉमन्स कुछ होता ही नहीं यहाँ पे, एज ए नाउन तो हो सकता है, लेकिन यहां पर बात हो रही है कि कॉमन हो रहे हैं, कोई चीज बहुत ही कॉमन हो रही है। तो अगर हम कहें कि इट इज कॉमन, तो बच्चों ये एडजेक्टिव है, कैसे पता चला, इट हो गया प्रोनाउन, इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये कैसा है, कॉमन है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। जब कॉमन एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव में तो ऐसे एस लगता नहीं है आमतौर पे, तो क्या करेंगे यहां पर कॉमन नहीं बल्कि एस हटा देंगे, हो जाएगा कॉमन सिंपली। भाई नाउन में ऐसे एस लगाते हैं, एडजेक्टिव में नहीं लगाते, और यहां पर पूरा का पूरा आप देखें मीनिंग वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, सेंटेंस के सेंस वाइज यहां पर कॉमन होने की बात कर रहा है जो कि एडजेक्टिव है। तो अब हमारे पास जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस जाएगा जिसमें एरर है, ए में नहीं था, बी में नहीं था, सी में नहीं था, बल्कि डी में आ गया,
इसको मतलब डी में लगा के चले आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्या आ गया भाई, जैसे ही आपने देखा ए बी सी डी ई कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपने देखा कि विच इज द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पैराजंबल का क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस है। अब आपको फिर से अगेन डायरेक्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है और देखना है कि क्योंकि यहाँ पर पहला दूसरा पूछा जा रहा है। एसएससी के एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं पी क्यू आर एस आर एस पी, तो उसमें क्या होता है ऑप्शन पहले देख लो, उसके बाद हम सेंटेंसेस पे आ जाएंगे तो भी हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे इजीली सॉल्व नहीं होता है क्योंकि ऑप्शन गिवन ही नहीं है, उस टाइप से कोई सीक्वेंस नहीं गिवन है। पहला भी आपको बताना, देख के दूसरा तीसरा जो भी सेंटेंस पूछा जा रहा है वो आपको बताना है, इसका मतलब पूरा का पूरा आपको अरेंजमेंट खुद से करना पड़ेगा। तो अब चलो देखते हैं कि पहला सेंटेंस, बच्चों जब भी हम लोग पैराजंबल्स की बात करेंगे तो पैराजंबल्स में आपने सबने पढ़ा होगा कि ऐसा सेंटेंस हम लोग खोजते हैं जो अपने आप में फ्री सेंटेंस होता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। तो चलो देखते हैं इसमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस और एक नया सब्जेक्ट मैटर कहां पर है। तो एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप कैन लीड टू सीरियस रिपरकशन। रिपरकशंस का मतलब होता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाना। तो इनसफिशिएंट अमाउंट की बात तो हम लोग बाद में करेंगे। अच्छा, ऑल्सो भी लिखा हो, इट लूजेस, ये तो हो नहीं सकता पहला। फॉर इंस्टेंस, फॉर से सेंटेंस की शुरुआत हो नहीं सकती। हेल्दी स्लीप, ऑल्सो नहीं आ सकता। इसका मतलब पहला जो सेंटेंस है या तो ए होगा या सी में देखिए, स्लीप इज एन एसेंशियल फंक्शन दैट अलाउज योर बॉडी एंड माइंड टू रिचार्ज एंड लीव्स यू रिफ्रेश्ड। अब यहां पर स्लीप एक नया सब्जेक्ट मैटर है और यहां पर क्या उसके बारे में क्वालिटी बता रहा है कि किस टाइप की स्लीप, एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप। इसका मतलब सबसे पहले तो हम स्लीप के बारे में जानेंगे ना, तो उसके बारे में जानने के लिए हमें यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो हमारा पहला सेंटेंस जाएगा वो कौन सा जाएगा, सी जाएगा। अब सी में जो पॉजिटिव चीजें लिखी हैं वही आगे हम लोग फॉलो करेंगे पॉजिटिव के साथ और लास्ट में नेगेटिव पे एंड करेंगे, राइट। तो अब यहां पे एक पॉजिटिव पार्ट लिखा हुआ है कि स्लीप जो है एसेंशियल फंक्शन है जो कि अलाउ करता है अपनी बॉडी को और माइंड को रिचार्ज होने का और एक रिफ्रेशमेंट मिलता है, रिफ्रेश हो जाते हैं हम लोग जब सोते हैं, ये कहना चाह रहा है। उसके बाद कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए, हाँ अभी विदाउट स्लीप की बात नहीं करेंगे। स्लीप अच्छा है सेहत के लिए, ये बात हो रही है। अच्छा, अभी हेल्दी स्लीप की बात करेंगे। हेल्दी स्लीप ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी टू रिमेन हेल्दी एंड स्टेव ऑफ डिजीजेस, यानी कि दूर रखना। स्टेव ऑफ का मतलब यहां क्या है, दूर रखना डिजीज को। और अच्छी स्लीप क्या होती है, हेल्प करती है बॉडी को हेल्दी रखने में। तो पॉजिटिव बात से हमने शुरू की, पॉजिटिव बात को अभी तक यहां पर ले जाएंगे तो दूसरा वाला सेंटेंस हो जाएगा हमारा ई। अब उसके बाद हमें देखना है कि अब हमारे पास कौन सा आना चाहिए। तो अब हम शायद हो सकता है अब हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे उसने कहा कि एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स, यहां पर अर्थ आ रहा है अगर स्लीप पूरी ना हो तो वो कुछ प्रॉब्लम्स बना सकता है। कि जैसे कि अब देखो इसके बाद आना चाहिए 3, ये ए है ना। अब कह रहा है कि अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो सीरियस प्रॉब्लम्स को जनरेट कर सकता है वो। जैसे फॉर इंस्टेंस, ये यहां पे एग्जांपल दे रहा है इसका। इसके बाद ऑल्सो लगाने की जरूरत नहीं, ऑल्सो तब लगाएंगे जब हम एक आध चीज, यानी इसने कहा ना प्रॉब्लम्स, एक आध प्रॉब्लम को जब हम लोग बता देंगे ना तो उसके बाद हम लोग यहां पर आएंगे कि इसके साथ साथ और क्या होता है। तो अगर इसने कहा इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ, तुरंत अगर देखा जाए अभी की बात करें तो ये पहला एग्जाम्पल जब देंगे तो हम लोग इंस्टेंस लगाकर दे सकते हैं। तो यहां पर तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो जाएगा। फर्स्ट टेंस, विदाउट एनफ स्लीप द ब्रेन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, ब्रेन हमारा फंक्शन नहीं कर सकता प्रॉपरली। अब इसके बाद ऑल्सो इट लूजेस, क्या इट लूजेस, क्या देखो क्या लिखा हुआ, विदाउट एनफ स्लीप द ब्रेन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, यानी कि बात हो रही है ब्रेन की और ब्रेन को कौन सा वर्ड बता रहा है, इट बता रहा है। ऑल्सो इट लूजेस द एबिलिटीज टू कंसंट्रेट, थिंक क्लियरली, कौन करेगा, ब्रेन करेगा, हमारा माइंड, थिंक क्लियरली एंड प्रोसेस मेमोरीज। इसका मतलब ये वाला हो जाएगा हमारे पास लास्ट वाला। तो जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, सी आएगा पहले, उसके बाद ई आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद डी आ जाएगा और लास्ट में चला जाएगा बी। सी ई ए डी बी, ये इसका सही सीक्वेंस बनेगा।
अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अरेंजमेंट के बाद पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा होगा या चौथा कौन सा होगा, आप खुद से कर सकते हो इसमें। विच इज द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो आपको पता है कि सेकंड सेंटेंस हमारे पास कौन सा है। सेकंड सेंटेंस हमारे पास अरेंजमेंट के बाद क्या है, ई है। अब देखना होगा कि यहां पर ई ऑप्शन हमारे पास है या नहीं है, कहां पर चलेगा, बहुत पीछे चलेगा क्या, हाँ, तो हमें देखना पड़ेगा यहां पर ई ऑप्शन हमारे पास है कि नहीं, बिल्कुल यहां पर मौजूद है, इसका मतलब ये आंसर हमारा हो जाएगा, राइट। लास्ट सेंटेंस कौन सा भाई, लास्ट सेंटेंस आ जाते हैं, बी है, तो लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है, बी हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर वंस यू कंप्लीट योर रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस you are able to answer each and every question which is related to that para jumble or rearrangement of the sentences। तो आसानी से आप यहां पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। मेरा काम था आपको रीअरेंजमेंट कैसे बनाया जाता है ये बताना, तो उम्मीद है आपने सीखा भी होगा। यहां पे जब हम लोग चैप्टर पर आएंगे शुरू से एकदम बेसिक से कि रीअरेंजमेंट पैरा जंबल्स को कैसे, यहां पर थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया आया होगा कि कैसे शुरुआत की जाए और क्या क्या इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। कीवर्ड्स होते हैं कुछ हमारे पास जो कनेक्ट करते हैं चीजों को, कंजंक्शन से हेल्प मिल जाती, ग्रामर से हेल्प मिल जाती, एंड लिखा हुआ है या नाइदर लिखा हुआ है या उसके बाद और लिखा हुआ है या कोई प्रोनाउन यूज हुआ है, दिस दैट दीज दोज, ये सब कीवर्ड्स होते हैं जिससे पता चलता है, या बट हो गया, येट हो गया, इनसे पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस कहां पर होना चाहिए। क्योंकि जब सारे सेंटेंसेस को एक बार पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि ये सीक्वेंस भी तो हो सकता है, लेकिन किताब में या सर ने तो ये बता दिया, आंसर तो ये दे रहा है, क्यों, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होता ही होता है। जब आपको इसमें मास्टरी हासिल हो जाएगी, आप इसमें मास्टर हो जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, एक एक चीज नोट डाउन होती है, अपनी इंपॉर्टेंस हर एक चीज की होती है, एक एक कीवर्ड की, एक एक वर्ड की, जिससे हमें कोई ना कोई हिंट आपको जरूर मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि पहला दूसरा सेंटेंस क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट क्या होना चाहिए। क्योंकि पहला सब्जेक्ट हमेशा फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और जो एक नए सब्जेक्ट मैटर की बात करता है उसके बारे में आगे बात होती है एग्जाम्पल से, फिर उसके बाद उसमें जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बात करता है, और अंत में हमेशा कंक्लूजन की बात करता है। तो ये हायरार्की आपके पास होनी चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए, तो आप हर एक रीअरेंजमेंट को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको रीअरेंजमेंट बता दिया, सीक्वेंस बता दिया। अब 26 से लेकर 30 तक क्या बताना चाह रहा है ये देखते हैं। अगेन करना यह है कि एक टाइप का पैराजंबल ही है, लेकिन यहां पर पैराजंबल सेंटेंस वाइज है, अलग अलग सेंटेंसेस नहीं, एक आध वर्ड जो लिखे हैं उनको शफल करना है, शिफ्ट करना है, जंबल लिखे उनको एक तरीके से सीक्वेंस में लाना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए। तो हम देख बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ए का मतलब ये वाइल्ड लाइफ लिखा हुआ है, बी का मतलब कार्व लिखा हुआ है, सी का मतलब स्कल्पचर लिखा हुआ है, राइट। स्कल्पचर क्या होता है, मूर्ति, मूर्ति को कार्व किया जाता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले क्या आना चाहिए। ए वाइल्ड लाइफ ऑफ एन ईगल वॉज कार्व्ड आउट, मतलब बनाया गया, क्या बनाया गया, अच्छा जो कार्व किया जाता है वो तो मूर्ति होती ना, तो यहां पे वाइल्ड लाइफ नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए स्कल्पचर, यहां पर ही होना चाहिए। स्कल्पचर ऑफ एन ईगल वॉज, वो बनाया गया, कार्व किया गया, किससे, वुड से। फॉर दी कैसा इवेंट होगा, वाइल्ड लाइफ इवेंट होगा। वाइल्ड लाइफ इवेंट यहां पर इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहां पर चला आएगा वाइल्ड लाइफ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ए लिखा हुआ है ना वो दरअसल सी वाला उठ के यहां पर आएगा, तो सी से शुरुआत हो जाएगी। बी वाला एज इट इज यहां पर पड़ा रहेगा क्योंकि सही है, और ए में जो लिखा हुआ था वाइल्ड लाइफ यहां पर उठ के आ जाएगा इवेंट से पहले, तो यहां पर ए आ जाएगा। सी बी ए इसका पैटर्न हो जाएगा। सी बी ए कहां पर है, ये हो गया। तो बच्चों समझ में आया, हमें देखना पड़ेगा कि वर्ब कहां पे, नाउन कहां पे है विद द करेक्ट मीनिंग। बहुत आसान होते हैं यार सारे क्वेश्चंस। फ्री के नंबर नेक्स्ट इज ब्लड वॉज एनालाइज किया गया थ्रू एन डायग्नोस्टिक मशीन से टू फिगर आउट वेदर द पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और द फ्लू। देखिए ब्लड को एनालाइज किया गया, यहां तक बिल्कुल सही था, और ए या एन जो भी इसमें लिखा हुआ है, यहां पे ए एन दो चीजें इसलिए दे रखी हैं ताकि आपको कोई हिंट ना मिल सके क्वेश्चन से। क्योंकि कई बार क्या होता है, ए अगर सिर्फ यहां पर मान लो एन लिखा होगा तो अब तुरंत दिमाग जाएगा कि एन के साथ ये तो हो नहीं सकता, इसलिए एनालाइज यहां पर आना चाहिए। इसीलिए वो हिंट आपको वो हेल्प ना मिल पाए, इसलिए इसने दोनों आर्टिकल का यूज किया आपको कंफ्यूज करने के लिए।
तो कोई दिक्कत नहीं, ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, लेकिन यहां पर आएगा ए ही, क्योंकि यहां पर डायग्नोस्टिक जो लिखा हुआ है मशीन के लिए बिल्कुल सही आया है। टू फिगर आउट देखने के लिए वेदर द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम भी है आगे, इसका मतलब हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई भी करेक्शन कोई भी रीअरेंजमेंट नीडेड नहीं है, तो आंसर चला जाएगा ई। क्लियर? तो उम्मीद है बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें साफ तौर पे समझ में आ रही है। सेंटेंस का मीनिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विदाउट एनी सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, तन्हाई। विदाउट एनी सॉलिट्यूड ए एन क्रेजी इज बाउंड टू गो ए बिट इंट्रोवर्ट। इज बाउंड टू गो, हम कहते हैं ना ही इज गोइंग क्रेजी, है ना, तो गो जाना चाहिए, इज बाउंड टू गो ए बिट क्रेजी, तो जो क्रेजी है ये यहां पर आना चाहिए। और किसके बारे में बात हो रही? विदाउट एनी सॉलिट्यूड एन इंट्रोवर्ट, यहां पर एन आएगा और साथ ही साथ क्या इंट्रोवर्ट की बात कर रहा है। जो इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? दो टाइप के पीपल होते हैं, पर्सन्स होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होता है, दूसरा इंट्रोवर्ट होता है। अगर आप बहुत ज्यादा महफिलें अवॉइड करते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना, उनसे बातें करना, अपने बारे में शेयर करना, चीजों को, आइडियाज को बहुत पसंद नहीं है, तो आप इंट्रोवर्ट नेचर के हो। और अगर आपको हु हल्ला करना, दोस्ती यारी, घूमना फिरना, लोगों के साथ बात करना, अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, तो आप एक्सट्रोवर्ट हो। तो अब यहां पर क्या होता है? इंट्रोवर्ट जो होता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलता चालता नहीं है लोगों से, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता बार बार, इसलिए वो तन्हाई, अकेलापन पसंद करता है। तो अगर उसको सॉलिट्यूड ना मिले तो जो इंट्रोवर्ट है वो कैसा हो जाएगा? क्रेजी हो जाएगा, पागल टाइप का हो जाएगा कि पता नहीं कहां आ गए, राइट। तो सबसे पहले यहां पर ए बिल्कुल सही है, ए आ जाएगा, उसके बाद सी आएगा और उसके बाद बी चला जाएगा, क्रेजी लास्ट में, एसीबी, एसीबी ये हो गया, एसीबी। नेक्स्ट, द अलाउड मटीरियल परमिएबल in large amount of water to seep through। अच्छा, a large amount of water to allowed through, permeable through नहीं, seep through का मतलब होता है बहना या रिस कर आना या लीक करना, तो इसका मतलब लास्ट में तो सी आएगा, पक्की बात है, सी को अपनी जगह ही हम लोग रखेंगे, कोई भी शफलिंग नहीं करेंगे, लास्ट में सी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर देखो भाई, या तो ये जाएगा ये जाएगा, तो हम देख लें, आमतौर पे आप ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन आपको दोनों देखना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज अगर सी अपनी जगह पे रहा तो हो सकता है कि एज इट इज आ जाए एबीसी, तो आप कहोगे कि सर एबीसी का मतलब नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, ये भी हो सकता है, तो ये वाला क्यों लगाए? तो आपको देखना पड़ेगा कि ए और बी सही जगह पे लिखेंगे नहीं। द अलाउड मटेरियल परमिएबल सही नहीं लग रहा, इसका मतलब यहां पर मटेरियल के बारे में बात होगी, वो कैसा है? परमिएबल है, इसका मतलब कि जिससे कोई चीजें आसपास होकर गुजर जाए, है ना, जैसे पानी की बात कर रहा है, तो परमिएबल मटेरियल, द परमिएबल मटेरियल अलाउड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू सीप, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आएगा बी, बी को शिफ्ट करेंगे इधर, मटेरियल के साथ चला जाएगा, और उसके बाद ये जो ए लिखा हुआ है ये चला जाएगा यहां पर, अलाउड एक वर्ब की रिक्वायरमेंट है, बी ए सी हमारे पास आ जाएगा जो कि डी है, तो इसमें नो करेक्शन नहीं जाएगा बल्कि बी ए सी। नेक्स्ट इज द एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्वेशन ए न्यू स्टार ड्यूरिंग डिस्कवरी रिसेंट। अच्छा, कहना ही चाहता है कि एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया एक न्यू स्टार को ड्यूरिंग कोई ऑब्जर्वेशन हुआ होगा, और ऑब्जर्वेशन कैसा है? वो अभी अभी का रिसेंट ऑब्जर्वेशन, और डिस्कवर किया है न्यू स्टार को, तो ये जो डिस्कवर है ना, ये पहले चला जाएगा, यानी कि पहले सबसे पहले क्या आएगा? बी हमारे पास, डिस्कवर ए न्यू स्टार ड्यूरिंग ए एन, फिर क्या जाएगा? रिसेंट, सी, और फिर उसके बाद लास्ट में ए आ जाएगा, रिसेंट ऑब्जर्वेशन, बी सी ए, बी सी ए, हमारे पास ये ऑप्शन चला जाएगा। अब यहां पर बहुत ध्यान समझना, कई लोग ये कह सकते हैं कि सर यहां पर जैसे आपने बी लगाया जो कि यहां पर है डिस्कवर, द एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर ए न्यू, तो सर होना तो चाहिए डिस्कवर्ड ए न्यू, तो डिस्कवर्ड तो लिखा नहीं, तो कैसे आ जाएगा? इसमें असल में आपको सिर्फ वर्ड वाइज आपको देखना पड़ता है सीक्वेंस क्या है, आपको वहां पर फॉर्म्स नहीं चेक करनी होती
किसी भी फॉर्म में लिखा हो, सिंगुलर लिखा हो, प्लूरल लिखा हो, ईडी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म किसी फॉर्म में हो, लेकिन आपका वर्ड कॉम्बिनेशन वो पूछता है कि वर्ड कहां पर जाएंगे। तो सीधी सी बात है, जो डिस्कवर वर्ड है चाहे इसमें एस लगे चाहे इसमें ईडी फॉर्म लगे, लेकिन जाएगा पहले स्थान पर, इसलिए BCA। तो वर्ब को चेक मत करना, यहां पर सिर्फ आपको सीक्वेंस बताना, राइट। तो BCA हमारा सही हो जाएगा इसमें। और अभी थैंक यू की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज तो यहां पर रहेगी जो हमने स्किप किया था। यहां तक हमने मान लो 10 मिनट के अंदर सारा का सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास टाइम अगर बचा हुआ है तो हम चले आएंगे पैसेज की तरफ। और पैसेज को करने का आसान तरीका क्या है, कोई बताना चाहेगा? आप कैसे बता पाओगे? कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करके बता सकते हो कि पैसेज, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्या होता है ना, कई बार इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। रीजन क्या है? सर इतना टाइम हमारे पास नहीं कि हम एक एक चीज को, क्योंकि क्या है ना, आजकल बच्चों का जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है ना, वो तमाम जगह लग चुका है। तो जैसे हम लोग पुरातन काल में पहले के समय में योग करते थे, अभ्यास करते थे, प्राणायाम करते थे और ओम का जाप करते थे अपनी मेमोरी को कंसंट्रेट करने के लिए एक जगह पर, लेकिन अब वो सारी चीजें हमारी जनरेशन से विलुप्त होती जा रही हैं और कोई भी हमें गाइड करने वाला नहीं है। क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को लगता है कि एक शॉर्टकट मिल जाए और उसे पढ़कर उसे तैयार करके हम करोड़ों का पैकेज आजमा लें, किसी दिन मेरा कोई वीडियो जो है वायरल हो जाए। शॉर्टकट पे ध्यान मत दो, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जितने भी लोग वायरल होते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी मेहनत नहीं की, उन्होंने कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस किया होगा, कुछ ना कुछ एफर्ट्स डाले होंगे, कुछ ना कुछ यूनिक किया होगा, तभी वो आज इस मुकाम पे पहुंचे। तो आपको कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ेगा अगर आप बहुत जल्दी फेमस होना चाहते हो, बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर तैयारी करने के लिए आए हो, तो यहां से पहले तैयारी करो और उसके बाद वंस यू गेट अ जॉब, एक अच्छी सरकारी जॉब अगर आपको मिल जाती है ना, तो उसके बाद माइंड आपका बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद इतने नए नए आइडियाज आते हैं ना कि हम यहाँ पर काम करते करते, भाई ऑफिस से आप आ जाओगे, मान लो 5-6 बजे तक शाम को ऑफिस आ गए, घर आ गए, और 10 बजे जनरली 9:30 से 10 बजे का ऑफिस होता है, वहां से स्टार्ट होता है। और अगर देखा जाए 7-8 घंटे का ऑफिस हो तो 8 घंटे बाद तो आप घर आ जाओगे ना। 8 घंटे होने के बाद ऑफिस में आपको पास एनफ टाइम मिलेगा। उस एनफ टाइम में आप सोच सकते हो कि कैसे हम और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो क्या करना होता है? सबसे पहले देयर इज नो ट्रिक। कुछ लोग कहें कि सर इसकी ट्रिक बता दीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पैसेज को करने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं होती, क्योंकि ट्रिक वो बात अलग है कि सब लोग अपनी अपनी ट्रिक देते हैं, लेकिन द फैक्ट इज देयर इज नो ट्रिक। क्योंकि जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, उसको बिना पढ़े तो हम लोग कर ही नहीं सकते। पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, पढ़ने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कई लोग क्या करेंगे इसमें, कई लोग आएंगे क्वेश्चन पे, अगर टाइम कम है तो बच्चों, अगर आपके पास टाइम कम है और पैसेज का लेवल, कह सकते हैं कि पैसेज का जो लेवल है वो इजी नहीं है, ज्यादा है और टाइम कम है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, है ना। अगर आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, पैसेज लेंदी है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पे आ जाएंगे और क्वेश्चन में चेक करेंगे, जैसे कि यहां पर हम दिखाएं आपको। क्वेश्चन में क्या चेक करना होता है वो हम आपको बताते हैं। कीवर्ड चेक करना होता है। लिमिटेड टाइम, हमारे पास ना टाइम नहीं है कि हम पैसेज को पढ़ सके। क्या करना होता है भाई, एग्जाम में हमें ऐसा नहीं कि अगर मान लो 8 नंबर का पैसेज है तो 8 में 8 पूरे करने हैं, 4 कर लो 8 में से, जो जल्दी हो जाए, इजिली हो जाए। कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि इसमें देखेंगे कीवर्ड क्या है, बात किसके विषय में हो रही। व्हाट इफेक्ट ऑफ द पेंडेमिक ऑन रेस्टोरेंट्स हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन द पैसेज। क्या इफेक्ट पड़ा है पैंडेमिक में, किसके ऊपर? रेस्टोरेंट्स के ऊपर, जो कि मेंशन किया गया है ऑथर के द्वारा। अब आपको क्या क्या यहां पे कीवर्ड्स मिला? देखिए, पैंडेमिक मिला, रेस्टोरेंट्स मिला, ये 2 चीजें हैं, पैंडेमिक और रेस्टोरेंट्स। ये कहीं ना कहीं आपको चेक कर लेना है हमारे पैसेज में। पहला तो आसान तरीका यही होता है कि आप कीवर्ड के हिसाब से करें। लेकिन बच्चों क्या होता है ना, जब पैसेज का लेवल बहुत हाई हो जाता है ना, तो उसमें सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि फाइनेंशियल टर्म्स भी आ जाते हैं, जनरल अवेयरनेस भी आ जाती है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाती है कि जैसे इसका कंक्लूजन क्या होगा, इन्फ्रेंस क्या होगा, टोन क्या होगा, ये सब कहीं ना कहीं रीजनिंग भी इसमें सेट हो जाती है। तो जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लॉजिकल रीजनिंग ऐड हो जाए तो उसका लेवल काफी बढ़ जाता है। तभी हम कहते हैं कि जो कैट वैट के एग्जाम में जो इंग्लिश आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, उनको करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें रीजनिंग भी शामिल हो जाती है, बहुत दिमाग लगता है। लेकिन क्योंकि अगर हम बैंक की बात करें तो इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कीवर्ड आपको मिल जाते हैं आसानी से। लेकिन उस वाले एग्जाम में आपको कीवर्ड नहीं मिलते, तो अल्टीमेटली आपको पैसेज पूरा पढ़ना ही पड़ता है। तो पैसेज पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं। कई लोग ऐसे पढ़ेंगे, द ऑनसेट ऑफ कोविड-19, अच्छा कोविड-19 की बात हो रही है, हैज ब्रॉट, अच्छा ब्रॉट, अच्छा लेके आया क्या, टू ए हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब स्टॉप होता है, मतलब रुकावट,
एंड एस्टोनिशिंग का मतलब चौंकाने वाला। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पढ़ना है, क्या जैसे कहानी, जैसे मान लो अगर यहाँ पे हिंदी की स्टोरी लिखी होती तो आप क्या करते हैं, बड़ा 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 जल्दी जल्दी पढ़ने लगते हैं। वैसे ही आपको पढ़ना है, एक ग्लांस होना चाहिए, यानी कि आपको स्कैन करना है, एक एक वर्ड नहीं पढ़ना, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, स्कैन करना है कि बात किस विषय में हो रही है, साथ ही साथ कीवर्ड अपने दिमाग में रखना है। तो जैसे आपने कहा द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 has brought to a halt a sustaining expansion of restaurants observed in the past decade, but being deprived of restaurants has made people realize how many। अब यहां पर देखें, ऑन द ऑनसेट ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की बात की गई थी, एक कीवर्ड ये भी हो सकता है। हैज ब्रॉट, क्या हॉट लेके आया, एक्सपेंशन में किसके, रेस्टोरेंट्स में, यानी कोविड-19 आने के बाद जो फैल रहा था रेस्टोरेंट्स बनाने का, जो ये सिलसिला फैल रहा था, लोग कुछ नहीं मिला तो रेस्टोरेंट्स खोल लिया, चलो इसमें बहुत कारोबार अच्छा है, बहुत आमदनी है, तो उस पर एक हॉट लगा दिया। इसका मतलब क्या लगा दिया, स्टॉप, रेलगाड़ी हॉल्ट्स पे रुकती है, छोटे छोटे स्टेशन पे रुकती है, कहाँ कहाँ पे, ये स्टॉपेज है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जाएगा, अब हम पढ़ लेंगे हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जो कि इससे रिलेट कर रहा है इस बात से। पहला ऑप्शन पढ़ा, ए सीवियर लैक ऑफ एसेंशियल आइटम्स हैज हिंडर्ड द सप्लाई चेन ऑफ रेस्टोरेंट। सप्लाई चेन बात नहीं हुई है। The period during the pandemic led to a stop in the growth of restaurants। ये लग रहा है, ये सही होना चाहिए। The pandemic has made people realize the allure of eating out at restaurant। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है रेस्टोरेंट्स, क्योंकि यहाँ पर people के बारे में कहते हो। The pandemic has made people realize, बात यहाँ पर जो इफेक्ट आ रहा है वो लोगों के ऊपर नहीं पूछा जा रहा, बल्कि क्या लिखा है, what effect of the pandemic on the restaurants। मतलब जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो होटल्स होते हैं, खाने वाले, उन पे क्या असर पड़ा उसकी बात कर रहा है, लोगों की बात नहीं कर रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। भले इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा भी हो पैसेज में, इट डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर असर किसके ऊपर आ रहा है, पीपल के ऊपर। लेकिन बात किसकी करनी है, हमको रेस्टोरेंट्स की बात करनी है। रेस्टोरेंट्स ऑब्जर्व लेस कस्टमर्स ड्यू टू, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस वेव्स ऑफ द पैंडेमिक रेस्टोरेंट्स स्ट्रगल टू रिमेन ओपन। ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं है पैसेज में, वही आंसर करना होता है जो पैसेज में मेंशन है। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है ये, द पीरियड ड्यूरिंग द पैंडेमिक लेड टू स्टॉप, देखिए, इन द ग्रोथ ऑफ द रेस्टोरेंट्स। तो आपने पहला क्वेश्चन यहां पर कर लिया बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंपेल्ड रिच पीपल टू स्टार्ट ईटिंग आउट। ऐसी कौन सी चीज है जिसने अमीर लोगों को बाहर खाने के लिए मजबूर किया। तो अब कीवर्ड जो हमारा ये है, कंपेल भी हो सकता है, रिच पीपल भी हो सकता है, लेकिन और ईटिंग आउट भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको एक ही साथ एक ही सेंटेंस में सारे कीवर्ड्स मिल जाए। हो सकता है कि जो रिच पीपल लिखा हुआ है उसको दूसरे ढंग से इस पैसेज में पेश किया गया और लिखा हो कि द पीपल हु हैव एनफ मनी और ए लॉट ऑफ मनी, वो भी रिच कहलाएंगे। तो जरूरी नहीं कि यही आपको कीवर्ड मिल जाए, तो थोड़ा सा आपको पैसेज को दिमाग खोल के, आंखें खोल के पढ़ना ही पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं। ठीक है, बिफोर द यूज ऑफ कोल बिकेम वाइड स्प्रेड, जब तक कोल नहीं आया था सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, प्रिपेयरिंग फूड, घर में फूड बनाना काफी ज्यादा स्पेंड करता था लॉट ऑफ वुड। और पेट का मतलब यहां पर क्या होता है कि जो भी सामग्री हम लोग यूज करते हैं आग जलाने के लिए। टुडे डाइनिंग आउट इज सीन एज एन इंडल्जेंस बट इट वाज द चीपेस्ट वे टू ईट फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। यानी कि क्या हुआ कि घर में खाना बनाना थोड़ा कॉस्टली पड़ता था, जब वाइड स्प्रेड यानी कि लकड़ियां बहुत ज्यादा मौजूद नहीं हुआ करती थी, इसलिए लोग बाहर जाके खाना खाया करते थे। तो यहां लिखा ना, डाइनिंग आउट इज सीन एज इंटेलिजेंस बट इट वाज द चीपेस्ट वे टू ईट, राइट। चीपेस्ट वे था ईट करने के लिए। बट बाय द 18th century capitalism took off, public spaces became sites of rational dialogues which were open to all. Eating out became less of a communal activities focused on calorie intake and more of the cultural experience and place where people could show off their wealth। दो बातें हुई, शो ऑफ करने के लिए अपने धन को लोग जाया करते थे कि भाई होता ही है कि आप जाके देखें तो कहीं अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में जाएं जहां पे खाना काफी महंगा है, तो आपको ज्यादातर रिच पीपल ही नजर आएंगे। और एक वो समाज में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम वीक में एक बार हमने नाइट आउट नहीं किया या बड़े बड़े पब में नहीं गए तो लोग हमसे क्या कहेंगे, अरे भाई मॉडर्न जमाना है, आपके पास इतना पैसा क्या करोगे भाई, इन्वेस्ट करो, वेस्ट करो, है कि नहीं। तो इसीलिए शो ऑफ करने के लिए भी लोग ऐसा किया करते थे कि बाहर जाके बड़े बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ कि जो वुड वगैरह था वो महंगा था, काफी इजिली अवेलेबल नहीं था। तो ये दो पॉइंट हमें यहाँ पर मिलते हैं, देखते हैं कहां पर है।
हाँ, तो चलो एक बार फिर से पढ़ लिया जाए. What compelled rich people to start eating out? Public spaces becoming safer for citizens, ऐसा कुछ मेंशन नहीं. The rise of the capitalism in the market, being able to show off the wealth. कैपिटलिज्म की बात की गई थी, इसका मतलब हमारे पास ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन है, और ये बोथ बी एंड सी कहां पर है? एक साथ दो तो लगा नहीं सकते, इसलिए ना तो ये लगाएंगे ना तो ये लगाएंगे, बल्कि डी लगाएंगे, बी एंड सी. राइट. अब हम सारे क्वेश्चंस बताएंगे बच्चों, लेकिन आपको खुद अपने हिसाब से भी करना है. रीजन क्या है कि अगर आप खुद से करना नहीं सीखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? खुद से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस तो करनी है. अब मैं एक यहां पे सिचुएशन बताता हूं. क्या हुआ कि अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम खत्म होने के कगार पे है और हम नहीं चाहते कि ये सब क्वेश्चन पढ़ें और पैसेज में ढूंढें. तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है, से 1 मिनट बचा हुआ है, और हमें 1 मिनट में कम से कम 1 या 2 नंबर तो चाहिए चाहिए. तो क्या करेंगे कि पैसेज में ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो कि वोकैबुलरी बेस्ड है, उनको पहले देख लेंगे, उनको करने की कोशिश करेंगे. तो यहां पर क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिल द ब्लैंक्स गिवन इन द पैसेज. एक ब्लैंक था, याद करो पैसेज में, देखो हाँ, यहां देखिए. द पैंडेमिक हैज लेड टू मैनी पीपल बाइंग मोर टेक आउट. टेक आउट का यहां पे मतलब क्या है? ज्यादातर फूड बुक करना बाहर से, जैसे जोमेटो स्विगी कर लेना, बाहर से फूड मंगा लेना, क्योंकि पैंडेमिक में लोगों ने किया भी. टेक आउट देन बिफोर, वाइल अदर्स हैव ए न्यू फाउंड लव ऑफ कुकिंग. कई लोगों ने क्या अपना एक हुनर बना लिया कि अब हम घर में कुकिंग करेंगे. कई मर्दों ने इसको आजमाया भी, सफल भी रहे, और कई लोग बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम हुए. जिन लोगों ने खाना पीना सब जो भी था घर में आया था सब जला डाला, सब बेकार कर दिया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. दैट मीन्स ए स्टिल फर्दर फ्रॉम द यूटिलिटेरियन. इसका मतलब यह हुआ, दैट मीन्स ए स्टिल फर्दर मतलब जो आगे, फर्दर का मतलब क्या? आगे बढ़ना है ना. आगे बढ़ने के सेंस में कौन सा वर्ड इसमें सही आ जाएगा, ये देखते हैं. आगे बढ़ने के सेंस में फर्दर, कोपिंग, क्लोजिंग, मेकिंग, मूविंग, लिविंग. मूविंग, ये ऑप्शन सही आ गया. राइट, मूविंग लगा दिया यहां पे. नेक्स्ट आ जाते हैं. Which of the following words is the most similar in the meaning? The word flow as is highlighted in the passage. Flow एक जगह आया है, उसका मतलब क्या है देखते हैं. Over the last century, the net flow of migrants into rich countries relative to population more than quadruple. Starting a restaurant is a good career move for the new arrivals. Over the last century, the net flow of migrants, यानी कि फ्लो का मतलब क्या? किसी चीज का आना, कोई चीज एक नंबर को मेंटेन करना. तो फ्लो का यहां पर पानी से तो मतलब नहीं होगा. देखते हैं क्या है, ऑप्शन से चेक करते हैं. मूवमेंट, इंप्लीकेशन नहीं हो सकता, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना, उनके आने का सेंस आ रहा है, डिडक्शन नहीं हो सकता, इंक्रीज नहीं हो सकता, बढ़े नहीं है, बल्कि फ्लो का मतलब बना है. रेगुलर तौर पे इमिग्रेंट जो है, माइग्रेंट्स जो है वो आते रहे हैं, तो यहां पर मूवमेंट हो जाएगा. राइट, फ्लो का अर्थ इंक्रीज नहीं. नेक्स्ट इज चूज द वर्ड दैट कैन मोस्ट एप्रोप्रिएटली रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड अपशॉट. अपशॉट एक जगह आया था, देखो देखते कहां पर है. The upshot was that the people with the most money to spend on dining out increasingly needed it most since they had the least free time, क्योंकि उनके पास टाइम कम था. तो upshot was that, इसका रीजन क्या था? आउटकम की बात कर रहा है. यहां से हमको समझ में आया सेंटेंस को देखकर कि upshot was, यहां पे जब आप यहां से पढ़ना शुरू करेंगे ना तो बताएगा कि उलट फेर कुछ हो गया. तो उसके एवज में क्या हुआ कि अपशॉट आया, यानी कि द अपशॉट वाज दैट द पीपल, यानी कि एक परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या है इसका, ये सेंस आ रहा है.
द रिमाइंडर, हिस्ट्री, रिक्वायरमेंट, कॉन्सिक्वेंस, कंडीशन। अब यहां पे देखिए रिमाइंडर, हिस्ट्री, रिक्वायरमेंट नहीं, परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, कॉज, कॉन्सिक्वेंस, ये आ जाएगा डी। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। और जो भी एक दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपके लिए होमवर्क है, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे जरूर संपर्क करें, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, साथ में सोल्यूशन भी दूंगा। और अगर आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आता तो प्लीज मुझे लेट मी नो, और जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। तो आज इतना काफी है, मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नया लेके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हमेशा की तरह जय हिंद।